सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। साथियों, आज की महत्वपूर्ण खबरों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा छोटा सा निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। जैसा कि आप सभी साथियों को हमने कल के वीडियो में भी अवगत कराया था, आज फिर अवगत कराएंगे। साथियों, आरक्षण पीड़ितों के लिए डबल बेंच से जो है बड़ी खबर सामने निकल कर आई है और उनका जो डबल बेंच जाने का फैसला था वो वैध करार यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कल चीज़ें देखने को मिली। कल आप सभी लोगों की जो याचिका डाली गई थी उसको जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है डबल बेंच की तरफ से और मामले में सुनवाई जो है अब 2 मई को होगी। और साथ ही साथ कल की जो सुनवाई हुई उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि जनरल की तरफ से जो आप सभी लोगों को पता है कि जनरल के कई सारे अधिवक्ता मौजूद रहे और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो लड़ाई है टीईटी को उसको लेकर के बात करने की कोशिश की गई। और जब टीईटी की बात की गई तो स्पष्ट रूप से राजन राय सर ने स्पष्ट किया कि जो टीईटी परीक्षा है वो केवल और केवल पात्रता परीक्षा है, ना कि यहाँ पर जो है ये सिलेक्शन का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं उन्होंने इसको लेकर के बताया है कि बहुत सारे आर्डर इसको लेकर के आ चुके हैं और अब इस पर कोई गुंजाइश नहीं बन रही है। जहां तक बात करें जनरल के जो है खेमे की, तो वो स्पष्ट रूप से यही चाह रहे हैं कि टीटी पर किसी तरीके से जो है यहाँ पर एक और आदेश डबल बेंच से पारित करा दिया जाए। जो आरक्षण के साथियों की मंशा है उसमें कहीं ना कहीं मंसूबे उनके जो है पर पानी फेरने की जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथियों, हम आपको बता दें कि हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों ने बहुत मजबूती के साथ यहाँ स्पेशल अपील दाखिल की है और जिन पॉइंट्स पर ये स्पेशल अपील दाखिल की गई किसी भी तरीके से अगर आज लड़ाई होगी या कल भी लड़ाई कोर्ट में होगी तो वो जो भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें स्पष्ट रूप से अब एटीआरई पर जो कुछ होगा वो होगा, टीटी पर कुछ नहीं होगा। टीटी पर स्पष्ट रूप से जस्टिस रंजन राय सर ने स्पष्ट कर दिया है कि टीटी जो है सिलेक्शन का पार्ट नहीं है और किसी भी तरीके से ये नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं फैसला बिल्कुल वैध करार है, फैसला पर कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार कायस लगाए जा रहे थे कि सरकार अपने हाथ पीछे खींचने की कोशिश करेगी, वो कार्य सरकार की तरफ से किया गया। सरकार की तरफ से यह किया गया, सरकार ने स्पष्ट रूप से अब इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई न करने को लेकर के 5 से 6 हफ्तों की जो है बात की। उसमें रिजॉइंडर हो गया, काउंटर हो गया, ये सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने अपनी स्पष्टता दाखिल करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पेशल अपील के कारण जो है यहाँ पर काउंटर रिजॉइंडर की कोई बात नहीं, क्योंकि सिंगल बेंच में सारी प्रक्रिया हो चुकी है। और कहीं ना कहीं सरकार से पूछा गया तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अभी तक किसी प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी स्पष्ट रूप से जो है कोई भी प्रक्रिया आगे गतिमान नहीं है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं फैसला भी वैध करार दिया गया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है, देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के गत 13 मार्च के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 2 मई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को अपील सुनवाई को सूचीबद्ध थी। कोर्ट ने 2 मई को इस पर फाइनल सुनवाई करने का आदेश दिया। यह अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर की है। इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। कहा कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जो पूरी तरह से गलत है। प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन इसी भर्ती में प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपाकर जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक नहीं जारी की, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी की जाती है जिसमें अभ्यर्थी के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को दर्शाया जाता है। साथ ही इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है, लेकिन बेसिक विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसी स्थिति में सरकार को इस भर्ती की पूरी मूल चयन सूची, सभी वर्गों का आरक्षण दिखाकर एवं नियमावली के नियमानुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शाकर इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी करनी चाहिए थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि गत 13 मार्च को एकल पीठ ने सरकार को इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए जो 3 महीने का समय दिया है उसमें
सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा यानी एटीआरई को चयन का हिस्सा बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की सूची को सही तरीके से बनाने का आदेश दिया गया है। तो साथियों देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है कल की सुनवाई के बाद। और साथ ही साथ साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार सिंगल बेंच के जजमेंट के साथ अब खड़ी होती दिख रही है कि सरकार को जो निर्देश दिया गया है कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए, उसको लेकर के भी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। क्योंकि 67,867 अगर रिविजिट नहीं होगी तो कैटेगरी सब कैटेगरी जो भी चीज़ें हैं, मूल चयन, इन सब का आधार प्रेजेंट कर पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उस पर किसी तरीके से उसको डिसाइड करना इतनी जल्दबाजी होगी तो कहीं ना कहीं 67,867 रिविजिट होना अब स्वाभाविक लग रही है। और सरकार जिस तरीके से अपने बात को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कोर्ट में कल देखने को मिला, स्पष्ट रूप से सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हम किसी प्रक्रिया पर अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी रिविजिट वगैरह की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से कल की डेट में जहाँ आप सभी जो है आरक्षित वर्ग के साथियों की तरफ से मांग की गई थी कि जो भी प्रक्रिया गतिमान है उस पर रोक लगा दी जाए, कहीं ना कहीं उसकी मांग जो है स्पष्ट थी। तो सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि हम किसी भी प्रक्रिया पर अभी गतिमान नहीं, यानी 67,867 पर जो रिविजिट की प्रक्रिया करने का आदेश दिया गया था उस प्रक्रिया पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। जिस प्रकार कोर्ट में कल प्रेजेंट होकर के सरकारी एडवोकेट ने स्पष्ट किया है तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ दे सकते हैं और सीएससी ने भी यही बात की है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर ये है कि अब क्या आगे की जो है चीज़ें होंगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 मई जो सुनवाई लगी हुई है उसमें क्या होगा, क्या कोर्ट सिंगल बेंच के जजमेंट पर स्टे जो है देगा कि आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि ये स्पेशल अपील इसीलिए दाखिल की गई है क्योंकि एटीआरई के अनुसार, एटीआरई में जो डबल रिजर्वेशन की बात की गई है, मेन लड़ाई जो एटीआरई पर है उसको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर जो है लड़ाई अब घमासान होगा। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई का अंत अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा और अंततः सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का न्यायोचित ढंग से न्याय मिल पाएगा। तो देखने वाली बात होगी जो 2 मई की सुनवाई लगी हुई है उसमें क्या कुछ सरकार की मंशा रहती है। फिर जिस प्रकार से देखें तो सरकार कहीं ना कहीं रिविजिट की प्रक्रिया को अभी अंजाम न देने की बात कोर्ट में कह रही है, लेकिन किसी भी तरीके से जो 6800 पर बात की जा रही है कि 30 तारीख तक कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो विदाउट समायोजन पॉलिसी बनाए या रिविजिट किए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है। एक ही विकल्प सरकार के पास, अगर कोर्ट के बाहर कुछ करना चाहती है तो उसे केवल और केवल कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रिविजिट करने के साथ साथ समायोजन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि कल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कोर्ट की में जो है स्पष्ट रूप से सरकार का पक्ष जो है सिंगल बेंच के जजमेंट की तरफ दिखता नजर आया। तो उस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें तो क्या 6800 के लिए विकल्प क्या शेष है। साथियों जिस प्रकार से 6800 लिस्ट को क्वेश्चन किया गया है किसी भी तरीके से, अब विचारणीय मुद्दा यही है, क्या सरकार 6800 लिस्ट पर बड़ा विचार कर रही है, क्या 30 अप्रैल तक की जो नियुक्ति की बात की जा रही है उस पर सरकार जल्द कोई फैसला लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देख सकते हैं सरकार अगर चाहे तो इस पर विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, सरकार उन पर प्रयास कर सकती है। 67,867 को रिविजिट करने के साथ साथ समायोजन पॉलिसी बना करके 6800 को नियुक्ति दे सकती है, ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6800 साथियों के लिए डबल बेंच जाने का कोई मेन जो है पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सिंगल बेंच ने इस लिस्ट को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। और कहीं ना कहीं उसका मेन जो बात करें तो सरकार और विभाग की उदासीन रुख रहने के कारण हुआ है। लेकिन अब बेसिक मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हम इस पर जो है उचित हल निकाल रखे देख रहे हैं क्या होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि 6800 के लिए क्या विकल्प निकल कर सामने आते हैं। और जो बात की जा रही है लगातार कि 30 के बाद हम देखेंगे, तो 30 के बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 30 के बाद 2 को जो है हो सकता है, जिस प्रकार से न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि इस मामले में स्पेशल अपील पर फाइनल सुनवाई भी देखने को आप सभी लोगों को मिल सकती है। और जनरल की तरफ से जो अपोज किए गए हैं, कहीं ना कहीं कई सारे एडवोकेट खड़े करने का प्रयास किया गया है। और कहीं ना कहीं टीटी पर घमासान जो चाहते थे उस पर जो है जस्टिस ने अभी जो है बड़ी टिप्पणी के कारण या जस्टिस के द्वारा स्पष्ट किए जाने के टीटी का मामला जो है शांत होता नजर आ रहा है। अब जो भी लड़ाई बची हो एटीआरई को लेकर के बची है, अब एटीआरई पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इधर बात करें मूल चयन की, तो मूल चयन पर हमने बात ही की। जिस प्रकार से खबर में स्पष्ट किया गया कि सरकार ने किसी भी तरीके से मूल चयन का कोई आधार नहीं प्रेजेंट किया है, इससे पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर जो है तलवार लटकी हुई है। यानी पूरी 67,867 पर रिविजिट का आदेश इसीलिए किया गया है क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जो है मूल चयन जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया। जो
सरकार के यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं, जो भी दस्तावेज प्रेजेंट किया गया उसमें किसी भी तरीके से मूल चयन का कोई भी महत्वपूर्ण अर्थ जो है स्पष्ट नहीं किया गया। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण। उत्तर कुंजी प्रकरण में बहुत लंबा समय जो है लंबी डेट दे दी गई है। अभी अभ्यर्थियों की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है, ना तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, ना तो अभी कोई महत्वपूर्ण अन्य खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस प्रकार से पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया गया है कि हम जो है यहाँ पर जुलाई में इस मामले को सुनेंगे, कहीं ना कहीं जो सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था उस समय को पूर्ण होने के बाद सरकार किस प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही है देखने वाली बात होगी। तो कुछ खबरें ऐसी हैं जो उत्तर कुंजी प्रकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब सरकार को यहां पर स्पष्ट करना चाहिए कि उत्तर कुंजी प्रकरण में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी है। ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि प्रत्यावेदन में बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निकल कर सामने आए हैं। किन अभ्यर्थियों का गुणांक में सम्मिलित होंगे, कितनी सीटें विभाग के पास है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्योंकि इधर आप सभी लोग देख सकते हैं इस आरक्षण के मामले का जो मैटर जो भी डिसाइड होगा, जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको नियुक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उत्तर कुंजी का मामला फंसा हुआ है और ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना प्रयास लगातार जारी ही रखे हैं। इधर बात करें याची लाभ की, तो साथियों अगर कुछ भी होता है तो कोर्ट की तरफ से अगर याची लाभ की संभावना बनती है तो भविष्य में देखा जा सकता है। लेकिन याची लाभ अगर बनेगा तो 19,000 सीटों की जो मांग की जा रही है वो कंप्लीट होता दिखेगा। और 19,000 सीटें आरक्षित वर्ग को मिल पाना इतनी जल्दी और जल्द से जल्द, ये बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे होता है। अगर बात करें संपूर्ण समायोजन की, तो इसके विकल्प आप सभी लोगों के पास पता है खुल सकते हैं कि अगर लगता है कि सरकार फंस रही है तो सरकार स्पष्ट रूप से सभी के साथ जो है यहाँ पर मेडिटेशन करने की बात करेगी, यानी संपूर्ण समायोजन की तरफ आप सभी लोगों का मामला बढ़ता दिखेगा। कहीं ना कहीं संपूर्ण समायोजन भी एक विकल्प नजर आ रहा है। अगर याची लाभ की गुंजाइश नहीं बन रही है तो इस भर्ती में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर आरक्षित वर्ग को याची लाभ दे करके जो 19,000 सीटों की बात की जा रही है उसको पूर्ण किया जाए, या सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है सरकार यहाँ पर संपूर्ण समायोजन की प्रक्रिया को अंजाम दे। लेकिन उसके लिए समस्त वर्ग के साथियों को एक साथ जुट करके लड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कोर्ट जो है सरकार दबाव में आए और सरकार कहीं ना कहीं इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण फैसला ले। तो सभी चीजें अभी सभी विकल्प खुले हुए हैं, किसी भी विकल्प पर अभी विचार नहीं किया जा सकता है, ना तो किसी भी विकल्प को यह बताया जा सकता है कि इस विकल्प पे अब विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कभी भी इसमें कोई नया मोड़ आ सकता है। अब आप सभी लोग को वेट करना होगा कि 2 तारीख की जो सुनवाई लगी हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आए और नियुक्ति को लेकर के अच्छी और महत्वपूर्ण खबर सामने देखने को मिले। तो जैसा कि महत्वपूर्ण चीजें थी उन पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। हम आशा करेंगे आप जरूर सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी साथी हैं जिसे एक महत्वपूर्ण जानकारी उनको उपलब्ध हो सके। अब चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की कि प्रमुख सचिव को अवमानना नोटिस क्यों जारी किया गया है। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई मामले में कार्रवाई न होने पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी किया है। पीठ अब इस मामले पर 8 मई को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने याची के वकील ऋषि मल्होत्रा से अवमानना याचिका के प्रति यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद को देने को कहा है। पीठ ने प्रतिवादियों को निजी पेशी से छूट दे दी है, पर अगली तारीख पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहने के लिए कहा है। तो देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई की गई है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है अवमानना नोटिस जारी की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी साथी देख सकते हैं कि SC ST एक्ट में जारी सम्मन को दे सकते हैं चुनौती। स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत जो है यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि अभियुक्तों को जारी सम्मन की वैधता की जो है अब धारा 482 के तहत चुनौती दी जा सकती है। ऐसी याचिका जो है विचारणीय होगी और इस पर जो है टिप्पणी के साथ और भी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण फैसला जो है लिया गया है। सहायक आचार्य भर्ती मामले में आयोग को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती मामले में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी NCTE से जो है निर्धारित न्यूनतम अर्हता को सही ठहराने संबंधी एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की विशेष अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति विकास बुधवार की जो है खंडपीठ ने फैसला सुनाया है और स्पष्ट रूप से जो है आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती के 75 पदों पर जो भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, इसमें UGC के रेगुलेशन
2018 के अनुसार एमए तथा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक को ही अर्ह माना गया था, किंतु आयोग ने इसे नहीं माना। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसने कहा कि यूजीसी की बजाय एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता की वरीयता दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीटी का गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को न्यूनतम योग्यता में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बीएड विषय पर का फिर से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि प्रभावित अभ्यर्थियों की फीस 2 सप्ताह के भीतर वापस की जाए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक के पूर्व सरकार द्वारा मुस्लिमों को प्रदान किया गया 4% आरक्षण 9 मई तक जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने 10 मई को विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले 9 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस जो वीवी नागरत्ना की पीठ ने जब राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की तो पीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश व सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ी जातियों को 2 श्रेणी में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने और उसे जो है और लिंगायत के बीच जो है यहाँ पर वितरित करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं किया जाएगा। सुनवाई की शुरुआत में प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल कर देंगे। कहा कि समस्या यह है कि मैं संविधान पीठ के समक्ष बहस कर रहा हूं, जो समलैंगिक विवाह को मान्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। तो देख सकते हैं इस आरक्षण को लेकर के बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महत्वपूर्ण खबर, निजी स्कूलों में ने सहायता प्राप्त शासकीय विद्यालयों को पीछे छोड़ दिया है। हाई स्कूल में तो निजी स्कूलों का उत्तीर्ण प्रतिशत राजकीय विद्यालयों से अच्छा रहा, जबकि इंटर व राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। स्पष्ट रूप से जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के बात की जा रही है कि सहायता प्राप्त स्कूलों से बेहतर रहा है निजी स्कूलों का परीक्षा फल। तो ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ चर्चा की। आशा करेंगे आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, साथ ही साथ अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।